Hello students, hello everyone. Good evening, ma'am. Evening, ma'am. Good evening बच्चों. गुड इवनिंग मैम. कल तुम लोगों का ऑफलाइन टेस्ट है ना? संडे को कल ऑफलाइन टेस्ट है ना? मैम हमें भी आज ही पता चला. नहीं पहले ही बता दिया था. ऐसे कैसे? मैम वो मैम टेस्टिंग प्लानर में तो मैम 15 सितंबर को है. मैम मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप का ना मतलब अगले वीक है. अभी जो है दूसरे ग्रुप का है, पर अगर हम जाना चाहे तो जा सकते हैं. तो टॉपिक तो यही रहेगा ना तुम्हारी टेस्ट तो जो होने वाला है कल, वो मैग्नेटिज्म का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. किस टॉपिक का टेस्ट है? मैम मैग्नेटिक करंट. हाँ वही, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, राइट. यस मैम. तो प्रिपरेशन करें तुम लोगों ने? यस मैम. चलो बहुत अच्छी बात है. तो पहले तो एक दो टॉपिक तुम्हारे उसका कर लेते हैं जो रह गया है ना, ईएमआई का. उसके बाद रिवीजन कर लेंगे. एक टॉपिक तुम्हारा बचा हुआ है, एलआर सर्किट, है ना. करंट ग्रोथ एंड डिके इन एलआर सर्किट. स्क्रीन दिख रही है? नो मैम. स्क्रीन दिख रही है. ना वो थ्योरेटिकल पार्ट है सारा, तो वो प्योरली थ्योरी है. वो तुम एक बार खुद से पढ़ लेना, बाकी तो हमने कर लिया है सारा कुछ. बस एक एलआर सर्किट बचा है, वो मैं करा दी. पूरी थ्योरी है इसी सर्किट. खुद से एक बार रिवीजन, एक बार खुद से पढ़ लेना मॉड्यूल्स में से, वो तुम्हारा इजीली हो जाएगा. तो देखो, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट. टॉपिक डालो एलआर सर्किट. एलआर सर्किट में क्या है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस होगा, एक इंडक्टर होगा. इसको वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे, सोर्स से. इसका इंडक्टर मान लो एच एल है और इसका रेजिस्टेंस आर है. सर्किट में दो केसेस होंगे, तीन होंगे, ठीक है. एक तो टाइम t इक्वल्स टू 0, एक टाइम तुम्हारा जो इनफाइनाइट हो गया. 0 और इनफाइनाइट के लिए तो हम पढ़ चुके हैं. टाइम जब 0 होगा तो सर्किट में कितना करंट होगा? जब एकदम इनिशियली जस्ट तुमने सर्किट में करंट को वो किया है, सर्किट को क्लोज किया है, जस्ट करंट अभी स्टार्ट हुआ है ना, सर्किट अभी क्लोज हुआ है. तो t इक्वल्स टू 0 में क्या करंट रहने वाला है? जस्ट एट t इक्वल्स टू 0, मतलब अभी सर्किट क्लोज हुआ है, इनिशियल. इनिशियल में तुम्हारा इंडक्टर, मान लो तुम्हारा करंट यहाँ से आई आ रहा है. ये क्या करेगा? इंडक्टर इसको अपोज करेगा, आई इंड्यूस को, है ना. इंड्यूस को ये अपोज करेगा. तो इनिशियली में सर्किट में जस्ट इनिशियल की बात कर रही हूँ, एट जस्ट t इक्वल्स टू 0 सर्किट में कोई करंट नहीं रहेगा. और t इक्वल्स टू इनफाइनाइट कौन सी स्टेज है बच्चों? जब तुम्हारा करंट क्या हो जाएगा? स्टेडी स्टेज पे पहुंच जाएगा, है ना. स्टेडी स्टेट कौन सी होती है? जब तुम्हारे सर्किट में करंट की वैल्यू जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है ना. तो वो कौन सी वैल्यू होती है? उसे हम बोलते हैं आई मैक्स. और वो किसके बराबर होता है? तुम्हारा v बाय आर के, यानी इंडक्टर इस केस में हम हटा देते हैं.
अब बात आई जो इनके बीच की स्टेज है ना भाई, जो करंट तुम्हारा 0 से आई मैक्स गया है वो इस स्टेज से होते हुए गया है। अब उस स्टेज की बात करनी है t इक्वल्स टू, मान लो कोई भी टाइम t इक्वल्स टू टी पे। इस स्टेज के बीच में तुम्हारे सर्किट में करंट का क्या सीन रहेगा, करंट कैसे ग्रो करेगा, ये चीज हमें देखनी है कि करंट कैसे ग्रो करेगा। चलो अब वही हमें निकालना है जिसको नाम दिया गया है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। बस यही टॉपिक करेंगे, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। बताओ जल्दी जल्दी, इसमें मुझे केवीएल लगाओ। इसमें टॉपिक में अब क्या करना है, तुम्हें केवीएल लगाना है। इसमें लगाओ केवीएल, करंट की डायरेक्शन में चलो और मुझे बताते जाओ, मैं ऐसे लिखूं अप्लाई केवीएल जल्दी। केवीएल लगाना सीख चुके हैं ना हम, बताओ। ऐसे चलो चलो, करंट की डायरेक्शन में चलते जाओ। आई आर कैसा लिखूं, पॉजिटिव या माइनस? माइनस। माइनस आई आर। इंडक्टर का पोटेंशियल बताओ, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया? बताया था ना कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी। तो कैसे लिखोगे, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। अब ये कैसे, अब ये माइनस से प्लस, तो ये क्या होगा तुम्हारा प्लस ई इक्वल्स टू 0 ई एम एफ। अच्छा बी है, बी लिख लेते हैं बी। अब करो इसको, बी माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। ये हो गया तुम्हारा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो क्या हो गया, v माइनस आई आर इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब इसमें जो टर्म्स हैं करंट वाली वो एक साथ लिख लो, और जैसे डी आई वी माइनस आई आर हो जाएगा डी आई अपॉन वी माइनस आई आर इक्वल्स टू डी टी बाय एल। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ये तो मतलब इसको हम लोगों ने आई वाले को एक साथ लिख दिया और डी वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 0 से t के बीच में, क्योंकि हमें वही देखना है कि टाइम जब 0 था, टाइम का कैसे होगा 0 से लेके किसी भी t टाइम पे, है ना। इनफाइनाइट का नहीं देख रहे क्योंकि इनफाइनाइट को मुझे पता है क्या होगा। तो 0 से किसी t टाइम पर अगर तुम्हें करंट निकालना है तो ये टाइम ले लिया हमने 0 से t। करंट कितना हो जाएगा उस समय में बच्चों, मैंने माना कि उस समय इनिशियली करंट देखो 0 था तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। किसी t टाइम पे करंट कितना मान के चल रही हूँ मैं कि किसी t टाइम पे करंट कितना है i। इन्फिनिटी पे बच्चों कितना है करंट, आई मैक्स, याद रखना। इस आई मैक्स को मैं डिनोट कर दूंगी आगे जाके आई नॉट से, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन करो इसका जरा, डी आई अपॉन वी माइनस, इसका क्या हो जाएगा लॉग वी माइनस आई आर, और अभी फिर आई आर का भी करेंगे तो आई आर का कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय आर। लिमिट्स लगानी है 0 टू आई, ठीक है। इक्वल्स टू इसका कितना हो जाएगा टी बाय एल, है ना, डी टी का टी हो गया बाय एल। रखो लिमिट्स में वैल्यू रख दो, माइनस 1 बाय आर लॉग वी माइनस आई आर, और दूसरा कितना हो जाएगा प्लस 1 बाय आर लॉग वी। ठीक है, आई थिंक सही चल रहा है अभी तो सब।
है ना। अब मैं इसको देखो कैसे अरेंज कर दूं, ऐसे अरेंज कर दूं, 1/r log v अपॉन v माइनस आई आर इक्वल्स टू टी बाय एल। इस आर को उठा के यहाँ ले, अब इस आर को उठा के यहाँ पे रख दो, यानी आर टी बाय एल इक्वल्स टू लॉग v अपॉन v माइनस आई आर। बस मैथमेटिक्स से प्योरली बहुत आसान। अब लॉग को क्या करते हैं भाई, कभी लॉग ऐसे तो सॉल्व होता नहीं, तो लॉग को क्या करते हैं, दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो वो दूसरी तरफ किस में जाता है, एक्सपोनेंट में। इस लॉग को दोनों तरफ, ये क्या हो जाएगा, लॉग हट गया, हाँ, ये हो जाएगा ई बाई माइनस साइन कहाँ गया, -1/r log v माइनस आई आर, ठीक है, इक्वल्स टू टी बाय एल। ठीक है, ये हो गया v माइनस, अच्छा एक सेकेंड, ऐसे काम करो इससे ना, अगर -1/r है ये, -1/r तो -1/r, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू रखते तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, हाँ तो ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है, सही करा है। कितना आया है मेरी वैल्यू देखो, ई आर टी बाय एल एक्सपोनेंशियल का ये हो गया आर टी बाय एल, यहाँ कितना बचा, v अपॉन v माइनस आई आर। ठीक है, देखो, ठीक है, ये जो आर टी बाय एल था ये एक्सपोनेंट पे चढ़ गया, और दूसरी जगह सिर्फ बचा लॉग को हटा के v अपॉन v माइनस आई आर। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, माइनस आई आर इक्वल्स टू ई माइनस आर टी अपॉन में आर। ई की पावर में माइनस लेने दीजिए। लॉग के अंदर को से इसको कर देते हैं डिनोमिनेटर और शायद लॉग के यहाँ कुछ कहीं पे रुकना, लॉग ए अपॉन बी माइनस कर लिया है, ये भी ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही चल रहा है सब। हम सभी ठीक है, बस लास्ट में माइनस कर दो ना, लास्ट वाले स्टेप में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और लॉग को वो कर दो स्प्लिट ऊपर नीचे। एक सेकेंड भाई, दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई दोनों माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दूं, तो ये मतलब फिर तो लॉग चेंज हो जाएगा ना, रुको ऐसे नहीं करते, ये यहाँ से भी बनना चाहिए, एक सेकंड रुक जाओ। अगर सिर्फ -1/r को कॉमन निकाल लूं यहाँ से, ठीक है, माइनस, तो ये यहाँ पे पॉइंट क्या बन जाएगा, माइनस। देखो इसको ना फिर ऐसे करो, -1/r को साथ में लेके मत चलो, इसको बाहर निकाल लो। अब तो आए, ऐसे कर लो, फिर -1/r हो गया, ये हो गया लॉग, ये माइनस का साइन आएगा फिर यहाँ पे, फिर ये हो गया v माइनस आई आर अपॉन टी इक्वल्स टू टी बाय एल। तो ये क्या बन गया, -r t/l इक्वल्स टू लॉग v माइनस आई आर बाय v। अब ठीक है, अब हो जाएगा ये तुम्हारा, पर -r 1/r को कॉमन निकालना शायद जरूरी था, वरना तो ये
आंसर कुछ गड़बड़ आ जाता। ठीक है, अब ये हो गया E माइनस आर टी बाई एल, ये लॉग को इधर कर दिया, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास इक्वल्स टू V माइनस आई आर बाई। अब इस V को यहाँ अब ठीक है, अब इस V को तुम यहाँ ले जाओगे तो ये हो जाएगा V ई की पावर माइनस आर टी बाई एल इक्वल्स टू V माइनस आई आर। अब I की वैल्यू तुम्हें निकालनी है यहाँ से, तो I की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे। इस V को फिर से यहाँ भेज दो, ये वाला V, तो V ये माइनस का चला जाएगा ना यहाँ पे, माइनस का V प्लस V ई की पावर माइनस आर टी बाई एल इक्वल्स टू माइनस आई आर। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ से तुमने V कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास आई आर। इस आर को यहाँ भेज दो, तो ये V बाई आर क्या हो गया तुम्हारे पास आई नॉट 1 माइनस ई माई आर टी बाई एल इक्वल्स टू आई। तो देखो ये क्या वैल्यू है, तुम किसी भी टी टाइम पर करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास आर की वैल्यू गिवन होगी, एल की वैल्यू गिवन होगी, आई नॉट तुम्हारा मैक्सिमम करंट होगा, वो भी आसानी से निकाल लोगे। तो किसी भी आई टाइम पर करंट निकालने के लिए दिस इज द रिलेशन। ठीक है, बस नॉर्मल तुमने बस डेरिवेशन किया है और कुछ क्या किए हैं, मैनिपुलेशन करी है। जैसे -1 बाय आर को आपने बाहर ही लेना है, एक सेकेंड ये यहाँ से रिमूव कर, बस ये हो गया। अगर ऐसे लेके चलते तो आंसर नहीं आता। दिस इज द वैल्यू। अब देखो अब क्या होगा, मान लो ये जो R बाय एल है, अब ये क्या है, इसको मैं एक टर्म मान लेती हूँ जिसे हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट यानी टाउ। टाउ की वैल्यू मैं यहाँ से लिख दे रही हूँ, कितनी है L बाय आर। तो इस वैल्यू को यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे फिर, I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई माइनस आर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या है तुम्हारा टाइम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है L बाई आर। अब टाइम कांस्टेंट पे देखो, टाइम कांस्टेंट पे ये तुम्हारी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है। अब मान लो जब तुम्हारा टाइम टी कांस्टेंट के बराबर है, मैं क्या कह रही हूँ, एट टाइम टी विच इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। अब तुम उस टाइम पे निकाल रहे हो जब तुम्हारा टाइम किसके बराबर है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम है, L बटे आर। इस टाइम पर सर्किट में कितना करंट होगा मुझे वो चाहिए। तो देखो I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर है, तो ये हो जाएगा -1। तो I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। देखो e टू पावर -1 की वैल्यू या 1 बाई ई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0.37 है ना। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी निकल के आएगी तुम्हारे पास, 0.63 आई नॉट। तो जब तुम्हारा टाइम कांस्टेंट के बराबर है तो सर्किट में कितना करंट है, मैक्सिमम वैल्यू के 63% करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। किस समय पे, जब टाइम किसके बराबर है, टाइम कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो कि किसी टाइम टी पर कितना करंट फ्लो कर रहा है बताओ। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है किसका, टाइम निकालने का। तो ये क्या है, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। निकल जाएगा सर्किट, इसका वो क्या बनेगा ग्राफ, टाइम और आई के बीच में। बताओ, टाइम बढ़ रहा है तो करंट तुम्हारे सर्किट में बढ़ेगा कि घटेगा, टाइम के साथ करंट बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो। मैम इंक्रीज होगा। भाई इंक्रीज होगा ना, आई मैक्सिमम तक जाना है तो धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। टाइम कांस्टेंट पे 63% हुआ, अभी तो ये आई नॉट तक जाना है, तो यानी करंट बढ़ेगा। तो करंट बढ़ स्लोली बढ़ने के करंट के ग्राफ को कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। अब जो ये वैल्यू होगी जहाँ पे ये करंट सैचुरेट हो गया, स्टीडी फ्लो हो गया, उसको क्या नाम देंगे, मैक्सिमम करंट है ना, वो तुम्हारी सर्किट का मैक्सिमम करंट है।
तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट तुम्हारा हो गया ये वाला। अब इसके बाद कोई करंट तुम्हारा सर्किट में नहीं बढ़ रहा। ये हो गया तुम्हारा आई नॉट। कहीं पे करंट क्या होगा, 63% होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं जो करंट है मेरा 63% हो गया, तो किस टाइम पे होगा, टाउ टाइम। तो इसे बोला गया टाउ। और ये कितना वैल्यू होगा, 0.63 ऑफ आई नॉट। इस तरीके से तुम्हारा ये आई और टी के बीच में ग्राफ बनता चला जाएगा। ठीक है, बस यही था इसमें, डिके और ग्रोथ ऑफ करंट में, और इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या था, ग्रोथ। अभी करंट क्या हो रहा था, ग्रो हो रहा था। अगर देखो यहाँ पे करंट क्या है, ग्रो हुआ है ना, तुमने लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाई है, देखो 0 से आई, यहाँ क्या लगाई है 0 से टी। अब मान लो डिके होगा करंट, भाई डिके भी होगा करंट, तो डिके ऑफ करंट के लिए कैसे बनाएंगे ग्राफ। करंट अब डिके होना शुरू होगा, तो करंट जब डिके होगा तो कैसे होगा, आई नॉट से कितने किसी करंट पे जाएगा, भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई होगी आई नॉट। जब मैक्सिमम करंट आई नॉट पे पहुंच गया, उसके बाद क्या करोगे, लिमिट कहाँ तक लगाओगे, जिस टाइम आई पे तुम्हें निकालना है। इसका मतलब टाइम पे करंट कहाँ निकलेगा, इनफाइनाइट से जिस टाइम पे तुम्हें निकालना है। ये dt की लिमिट्स आएंगी, ये di की लिमिट्स आएंगी। देख लो, डिके कर रहे हैं ना अभी करंट को, उसमें क्या था, करंट का ग्रो होना। तो ग्रो कराया था कहाँ से, 0 से आई, देखो 0 से आई और 0 से टी। अब जब मैं डिके कराऊंगी तो इसका मतलब करंट मैक्सिमम वैल्यू पे जाके किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे होगा, और ये इनफाइनाइट कितने पे होगा, सॉरी ये आई नॉट है ना मैक्सिमम। तो आई नॉट करंट कितने पे होगा मैक्सिमम, किसी मान लो इनफाइनाइट टाइम पे या किसी भी टाइम पे, और तुम्हें कहाँ तक जाना होगा, वो टी टाइम। तो इसमें जब तुम डिके के लिए इक्वेशन निकालोगे, तो डिके की इक्वेशन आएगी आई इक्वल्स टू आई नॉट e to the power minus t by tau. So this is the equation for decay of current. Similarly tau यहाँ पे क्या है, L by R. तो बताओ टाइम कांस्टेंट पे कितना करंट डिके हो गया, बताओ what amount of current is decay at time constant. At time constant ग्रो कितना हुआ था, ग्रो कितना हुआ था, 0.63 आई नॉट। हाँ तो मतलब 63% ग्रो हुआ था। तो मतलब अभी 33% बचा हुआ है। अगर उल्टे केस में चलो तो इसका मतलब अभी 33% डिके हो गया। तो एट द टाइम कांस्टेंट कितने अमाउंट का करंट डिके हो गया, 33% ऑफ आई। तो यू कैन यूज बोथ फॉर्मूलाज फॉर एट पर योर ईज लेवल। तो अभी फिलहाल तुम्हारा चैप्टर खत्म है ये, बट एलआर सर्किट के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी हम लोगों को दूसरे वाले क्वेश्चंस करने हैं फॉर कल के टेस्ट के लिए। तो आ जाओ अपने टेस्ट प्रिपरेशन पे, ब्लैंक पीपीटी रख लेते हैं यहाँ पे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे फटाफट फटाफट। क्वेश्चन निकाल लेती हूँ अच्छे अच्छे, एससी वर्मा के क्वेश्चंस करेंगे कुछ कुछ। बुक लेके बैठी थी मैं एससी वर्मा की यार। तो में से किस किस के पास एससी वर्मा है, काश मेरे पास एससी वर्मा की ऑनलाइन बुक भी होती तो मैं डायरेक्ट करा पाती। ऑनलाइन बुक नहीं है, इससे लिखना ही पड़ेगा। दो वायर्स हैं ऐसे, एक ये वायर है तुम्हारे पास डी, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है पता होगा आपको। इसके पास भी करंट कितना है, ए और बी के पास जो करंट है
उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 एम्पियर। एक दूसरे के साथ पैरेलल में रखी हुई है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना। मान लो ये मीडियम पॉइंट है विच इज Q। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट, यानी पहले तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट R। यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट बना रही हूँ, दिस पॉइंट इज R पॉइंट। R पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसकी वैल्यू B पॉइंट से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। चलिए, समझ में आ गया। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R। करो बस। ये हम क्वेश्चन एस.सी. वर्मा की सीरीज उठाई है। अब मैं सोच रही हूँ तो मैं एस.सी. वर्मा की क्वेश्चन ही कराऊंगी। पीवाईक्यू तो हम लगभग कर चुके हैं सबके। करिए। तो वायर्स देखो कैसे हैं। डॉट क्या दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी, जो ए और बी की जो वायर्स हैं ये डॉट है। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, है ना। और दोनों में करंट भी कितना है, 10 एम्पियर है, और पैरेलल है दोनों में करंट। तो बाहर की डायरेक्शन में मान लो, और उसमें आर पॉइंट पे देखो कि मैग्नेटिक फील्ड ए की वजह से और बी की वजह से कैसे कैसे आ रही है। अलग अलग तो इंडिविजुअली तो निकाल लोगे, उनके सम के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए देखो डायरेक्शंस। बहुत आसान सवाल है, वेरी इजी। बच्चों ए पे ये स्ट्रेट वायर्स होंगी, तो पहले मुझे बताओ कि स्ट्रेट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालते हैं। चलो फॉर्मूला बताओ बच्चों। फॉर्मूला तो बता दो। मैम म्यू नॉट आई अपॉन 4 You पाई not I आर am 2 साइन pi r. अल्फा प्लस साइन बीटा। 2 की 4 2 पाई आर। 2 पाई r। हाँ, 2 पाई आर से कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स मान लो, मतलब ये वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है। तो बच्चों देखो, अब मैं खाली अगर ए पॉइंट की बात करूं, तो ए पॉइंट के लिए, ए वाली वायर के लिए मुझे बताओ आर पर कितना फील्ड होगा। तो नॉट मैं लिख देती हूँ, आई की वैल्यू बताओ। ए वायर में कितना करंट है, 10 एम्पियर। 10 10 mm. एम्पियर। ये जो ये डॉट है ना, ये क्या दिखा रहा है कि एक वायर इनटू आउट ऑफ द प्लेन है ना। एक वायर ऐसी है जो इस प्लेन में है, ऐसे तुम्हारे लैपटॉप स्क्रीन में, ऐसे मतलब इस तरीके से, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तुम्हारी स्क्रीन पे, तो तभी डॉट या क्रॉस से दिखाते हैं ना। तो आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो दोनों में सेम, दोनों में बोला है कि जो करंट है वो पैरेलल है, तो मतलब सेम डायरेक्शन में करंट है दोनों में। आई की वैल्यू 10 है। डिस्टेंस मुझे कौन बताएगा। मैम 0.06 मीटर। राइट, 0.06 मीटर्स। चलो अब डायरेक्शन बता दो। राइट हैंड थंब रूल लगाओ। ये कैसी वायर है, स्ट्रेट लाइन है, तो करंट की डायरेक्शन में क्या रखनी है,
ये रख दो अपना थंब। अब इस वाली डायरेक्ट, अब ये जो अपनी ये है तुम्हारी कर्ल फिंगर्स, इसको देखो आर पॉइंट पे कैसे आ रही है। आउटवर्ड्स। मतलब डायरेक्शन तुमने देख ली ना अपनी, मतलब सपोज करो तुम्हारे कुछ भी समझ में आ रहा है, आउटवर्ड इनवर्ड। अब एक बार बी की वाली देखो, बी वाली में कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे सेम, और सेम तरीके से उंगलियां घूम रही होंगी। तो डायरेक्शंस दोनों की आर पॉइंट पे दोनों वायर्स में सेम है कि अलग अलग है? मैम सेम है ना। अभी देखो तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि भाई इनवर्ड आउटवर्ड कैसे भी है, पर तुम्हें ये तो पता चल रहा है कि मैं सेम प्रोसेस ए वायर के लिए कर रहा हूँ और सेम प्रोसेस ही बी वायर के लिए है, और दोनों में उंगलियां एक ही तरीके से घूम रही है। तो इसका मतलब जो बी के लिए फील्ड निकालोगे कितनी आएगी, म्यू नॉट, आई की वैल्यू सेम 2 पाई, डिस्टेंस कितना है 0.02। वेरी गुड। तो ये बी ए की वैल्यू, ये बी बी की वैल्यू। अब तुमने बोला कि सेम डायरेक्शन में है, तो सेम के लिए बी आर कितना हो जाएगा, बी ए प्लस, यानी दोनों क्या हो जाएंगी फील्ड बच्चों, ऐड हो जाएंगी। चलो अगर मान लो ये ए और बी के जो ये बीच वाला पॉइंट है क्यू पॉइंट, इसमें एक बार बताना कैसे करेंगे, तो फाइंड बी एट क्यू। बस मुझे बता दो, हमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन करने हैं, तो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करेंगे। क्यू पॉइंट पे बताना जरा सॉल्व करके आंसर। 0 होगा। वेरी गुड, क्यू पॉइंट पे 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। और डायरेक्शंस देखो, एक के लिए तुम ऐसे रखोगे और एक के लिए कैसे रखोगे, फील्ड ऐसे, पर डायरेक्शन कैसे निकालोगे, उसके दूसरी तरफ हो गया डिस्टेंस, है ना। तो ये क्या हो जाएंगी तुम्हारी क्यू पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगी क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो बी पॉइंट पे तो बहुत आसानी से निकाल लिया, क्यू पॉइंट पे तुमने कर लिया। आगे दूसरा सवाल करें। यस मैम। यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो वायर्स हैं, ये पी वायर है और ये तुम्हारे पास क्यू वायर है, ठीक है, पी एंड क्यू। इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस की दूरी है, और डी डिस्टेंस यानी यहाँ पे लिखी जाती है, तो डी का मतलब है 6 सेंटीमीटर। जो तुम्हारे पास पी वायर है उसके पास करंट है 5 एम्पियर, और जो तुम्हारे पास क्यू वायर है इसके पास करंट है 2 एम्पियर, ठीक है। तो तुम्हें बताना है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन पी where the magnetic field is 0. Find the point where magnetic field is. यहाँ पे एक चीज देखो, एक बार एक जो करंट है वो इनवर्ड है और एक करंट आउटवर्ड है। यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पहली बात तो ये देखो कि दोनों की डायरेक्शन अलग आए, वो लेट कर लो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा तो वो पॉइंट हम लेट करते थे, तो यहाँ पे वो पॉइंट लेट कर लो, ये एक्स पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। पर ध्यान रखना कि बीच में करोगे या साइड में बाहर करोगे, ये क्वेश्चन का वो है। 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर क्यू होगा। 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर क्यू।
वाह भाई वाह, राइट हैंड साइड। किसने बताया ये? मैम तुलसी। ठीक, वेरी गुड तुलसी, वेल डन। बाकी के बच्चों क्या कर रहे हो? देखो अभी पहला वाला क्वेश्चन था, तुमने क्यू पॉइंट पे बोला कि मैम जीरो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। क्यों बोला? क्योंकि तुम्हें मैग्नीट्यूड तो खुद ही दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाला है। बात रही डायरेक्शन की, तो तुमने देखा कि डायरेक्शन दोनों की ये सेम है, तो इसमें तुम ऐसे जाओगे और यहाँ से ऐसे आओगे, तो यानी सेम के लिए बीच पे पॉइंट पे, जैसे देखो क्या करते थे, चार्ज की वजह से याद रखो, प्लस प्लस पॉइंट होता था तो इनका नल पॉइंट कहाँ मिलता था? कहीं ना कहीं बीच में, है ना? नल पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में मिलता था। अगर अपोजिट चार्जेस होते थे तो नल पॉइंट कहाँ मिलता था इनका? इलेक्ट्रिक चार्ज का बाहर मिलता था ना, कहीं पे बाहर लेट करते थे पॉइंट। तो सिमिलरली इस केस से ही होगा, जैसे यहाँ पे ए और बी है, तो देखो ये सेम क्या है, इनका डायरेक्शन सेम है, तो नल पॉइंट कहाँ मिल गया? बीचों बीच, बीच में मिल गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? डिफरेंट है, मतलब डायरेक्शन। यहाँ पे किस में बात करेंगे? डायरेक्शन में। तो यहाँ डायरेक्शन डिफरेंट है, तो नल पॉइंट कहीं बाहर मिलेगा। तो सपोज कर लो दिस इज द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मान लो ये पॉइंट क्यू से एक्स दूरी पर है। अब मैग्नेटिक फील्ड पी के द्वारा और मैग्नेटिक फील्ड क्यू के कारण बराबर होगी, तभी तो जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। और कैसी होगी? अपोजिट इन डायरेक्शन होगी, है ना? तो पी पॉइंट की वजह से कितना आया? देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स प्लस डी, और इसकी वजह से कितना आएगा? म्यू नॉट, अच्छा आई वन आई टू भी लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट आई टू अपॉन 2 पाई एक्स। तो जो कैंसिल होता है वो कर दिया, देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, और x को मैं यहाँ ले आती हूँ, x अपॉन एक्स प्लस डी। बच्चों ये कितना हो जाएगा? आई टू अपॉन आई वन। आई टू अपॉन आई वन कितना है? और x अपॉन एक्स प्लस डी, डी कितना है? 6। तो 6 सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर। तो जीरो, समझ आ रहा है क्या किया है मैंने? यस मैम। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 0.06, और ये आई टू बाई आई वन, यानी आई टू 2/5 है ना, ये 2/5। So now you have only one variable x to solve. 5x equals to 2x plus 0.12. This is 3x equal to 0.12. X equals to 0.12 by 3. तो 0.04 मीटर्स और 4 सेंटीमीटर। कहाँ से आया है 4 सेंटीमीटर? क्यू से। तो सबसे आसान, पहले तो या तो चार्जेस की वजह से याद रख लो कि अगर सेम सेम रहेंगे तो नल पॉइंट बीच में मिलेगा, अगर तो सेम केस यहाँ पे हो जाएगा। अगर डायरेक्शन सेम सेम है तो कहाँ पे मिलेगा? नल पॉइंट बीच में। अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो नल पॉइंट के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर जाओगे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करिए अब। ठीक है, काफी सवाल है। ये आपके पास एक स्क्वायर लूप है, दिस इज अ स्क्वायर लूप जिसकी यूनिफॉर्म वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको सेंटर पे ऑफ द स्क्वायर। इफ ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट, मान लो ये तुम्हारा पॉइंट ए बी सी, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर।
करंट की डायरेक्शन भी देखो। तो देखो सेंटर का मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये और ये एक दूसरे के बराबर है, तुम्हें डायरेक्शंस देखनी है करंट की वजह से। ये तुम्हारा करंट है, तो इस वाले करंट की वजह से सीडी की देखो, सीडी की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी, सीडी की वजह से आउटवर्ड्स सेंटर पे बाय वायर सीडी। मैम 0 होगी। हाँ करेक्ट, 0 आएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है ना। देखो कैसे, सीडी की वजह से कैसे आ रही है, ये ऊपर तो इनवर्ड बट ओ पॉइंट पे आउटवर्ड। अब एबी की वजह से देखो, एबी की वजह से कहाँ आ रही है, ओ पॉइंट पे, सॉरी इनवर्ड को हम ऐसे निकालते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड। एबी की वजह से कैसी आएगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड ही आ रही है इसकी वजह से। तो ये भी यहाँ पे इनवर्ड और ये आउटवर्ड। बैटरी कहाँ है, ये एरो कैसे लगता है? हाँ बैटरी का सी, इसमें एक बार बैटरी का देखना पड़ेगा, विदाउट डायरेक्शन तो नहीं हो रहा। The field at the एरो सेट कर will be equal, एक सेकंड देखो, इसमें ये भी है कि यहाँ से ऐसे करंट आएगा, इसमें देखो हमें कैसे निकालना है कि ये जो वायर है ना एडीसी और एबीसी, एडीसी हो गई और एबीसी हो गई, इनकी वजह से जो फील्ड आएगा ना नेट, ये 0 हो जाएगा। ये बैटरी के बिटवीन है ना, तो बैटरी के बिटवीन तुम्हारे पास एक तो ये एसीडी और ये एबीसी, इनकी वजह से जब नेट फील्ड निकालोगे तो दिस रिजल्टेंट ऑफ दिस फील्ड विल बी 0। मैंने डायरेक्शंस गलत लगाई हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे हो जाए, ये तो होना ही नहीं चाहिए, इसकी वजह से तो 0 आ ही नहीं सकता भाई। आई थिंक तुम भी देखो कैसे 0 बना दिया इसको, कैसे तुमने 0 कैसे बोल दिया, 0 कैसे हो सकता है, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ डायरेक्शन लगाई है इसके अकॉर्डिंग कैसे 0 हो जाएगा बताना। ये भी ए भी तो डॉट पे ही आ रहा है। अब डीसी की वजह से देखो, डीसी की वजह से कैसे है ये, और ओ पॉइंट पे कैसे आ रही है आउटवर्ड्स, और बीसी की वजह से देखो कैसे आ रही है आउटवर्ड्स, तो ये तो चारों ऐड होंगी। तो कैसे 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई, करंट सेम है 2 पाई, और ये डिस्टेंस इनकी लेंथ अगर ए है तो ये a/2 हो जाएगा सबका। ठीक है, तो तुमने 0 क्यों बोला, ये बट ये मैंने डायरेक्शन गलती से गलत लगा दी, तो अब रियल डायरेक्शन देखो मैं दूसरे इस पे बनाती हूँ। तो ऐसे तुमने पता नहीं कहाँ से, हर किसी का आंसर 0 नहीं होता, कॉन्सेप्ट यूज करो। क्वेश्चन नंबर 4, इसका बताओ। अब बताओ सेंटर पे कितना आएगा, ध्यान से देख के बताना। अब तो मैम 0। अब 0 है, अब एडी की वजह से कैसे है इनवर्ट्स, और सीबी की वजह से कैसे है आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। हाँ, अब सीडी की वजह से देखो कैसे है आउट, और एबी की वजह से इनवर्ट। तो सीडी की वजह से ये आउट हो गया और एबी की वजह से ये हो गया तुम्हारा इनवर्ट। तो देखो एक दूसरे को ये कैंसिल कर दिया, तो सेंटर पे क्या हो गई फील्ड, एट सेंटर इट इज 0। तो रटना नहीं है, तुम्हें जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो कॉन्सेप्ट जो सिखाए हैं वो यूज करने हैं, है ना। तो एक से ही देखो मैंने गलत साइन लगा दिया, तो मुझे पता चल गया तुम लोग गड़बड़ करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
ऐसे मत करो भाई, फिर तो क्या मजा आएगा मुझे। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये जो मैं करा रही हूँ ना, ये माइंड में भी, दिमाग में भी बिठाने हैं। हम्म, अब मान लो तुम्हारे पास ये एक वायर है, मतलब एक ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ लूप made up of wire the length of AD and BC। ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। और बोला है जो साइड ए बी है और डीसी है, साइड ए बी एंड डीसी आर वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू किसके? एडी के एंड बीसी के। ठीक है भाई। तो फाइंड क्या करना है? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन वायर सीडी। ठीक है, सीडी वायर पे ड्यू टू वायर ए बी इफ एमीटर इट्स 10 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं एमीटर भी है, तो मतलब ये 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, देखो यहाँ से। ठीक है, अब तुम्हें बताना है सीडी पे फोर्स कितनी लगेगी, और ये करंट यहाँ से चला गया। तो खुद देखो, करंट ऐसे ही तो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होते हुए। तुम्हें सीडी पे फोर्स निकालनी है, यानी ये एक ऐसा कंडक्ट, ये एक ऐसी लाइन हो गई जो कि कहाँ पे रखी हुई है? फोर्स में, मैग्नेटिक फोर्स पे। ठीक है, तो दोनों वायर्स के बीच में बच्चों फोर्स कैसी लगेगी, याद करो। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ, फोर्स बिटवीन टू, यस, अट्रैक्टेड है। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है, वो लगाओ इसमें। आंसर बताओ। मैम 500 माइक्रो न्यूटन। हो गई इतनी जल्दी कैलकुलेशन? भाभी वाह। फॉर्मूला क्या था? U0 I1 I2। अब देखो सेम फोर्स लगेगा, है ना, दोनों लॉन्ग वायर्स हैं, सेम फोर्स लगेगा। पर निकालना किस पे है? वायर सीडी पे। तो mu0 I1 I2 2πd, मतलब ये वायर का डिस्टेंस इस वायर से कितना है? 2πd इंटू लेंथ। ये होता है तुम्हारा फोर्स ऑन वायर, है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ कितनी बड़ी है? बहुत, कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। तो ये F/L को एज इट इज लिख दो। mu0 I1 I2 कितना हो जाएगा? दोनों में कितना करंट जाएगा बताओ? 5-5, है ना भाई, सेम वायर है, सेम वायर से बनी हुई है। तो I1 I2 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 × 5, 2π। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर, यानी 0.01। तो कितना हो गया? कर लो सॉल्व। 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू 5×5 अपॉन 2π इंटू 0.01। ये तो तुम्हारा 225 इंटू 2 कितना हो गया? 50। और ये पावर ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? प्लस का 2, 10⁻⁵ 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स है तुम्हारा पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तब ये मत सोचना कि ये मैम पर यूनिट लेंथ क्या है, तो ये लेंथ बहुत बड़ी है, तुम डायरेक्ट यहाँ पे F/L करके भी छोड़ सकते हो ऐसे।
क्वेश्चन नंबर 6। ये P, ये Q, ये R है, ठीक है। Are connected to each other. Find if the magnetic field at the center of P is 2 Tesla. ये बच्चों ये सोलिनॉइड है, तो इसने क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ P is 2 टेस्ला, ठीक है, ये गिवन है। तो अब व्हाट वुड बी द फील्ड एट द सेंटर ऑफ Q? व्हाट वुड बी द फील्ड? देखो तीन, अभी सब बच्चे आंसर चाहे पहले निकल जाए, मुझे 4 मिनट के बाद बताएंगे, क्योंकि और बच्चों सॉल्व नहीं कर पाते थे। व्हाट वुड बी द फील्ड एट द सेंटर ऑफ Q? अज्यूम कर लो द फील्ड ड्यू टू एनी सोलिनॉइड इज कन्फाइंड विद इन द वॉल्यूम ऑफ दैट सोलिनॉइड ओनली। मतलब जो भी एक सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी के रीजन में ही कन्फाइंड है, ये अज्यूम करके चलना है। करो। और सोलिनॉइड्स जो हैं ये आइडेंटिकल हैं, ऑल सोलिनॉइड्स आर आइडेंटिकल। ऑल सोलिनॉइड्स आर आइडेंटिकल, सब सेम है। बहुत आसान है, सोचो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखो, फिर देखो क्या चीजें हो रही है। बताओ इतना टफ नहीं है। सोलिनॉइड में फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, म्यू नॉट वो एन आई। सेंटर के लिए निकलवाया था ना फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई। एक्सिस के लिए क्या बोला था कि उसकी एक्सिस पे कितना रहता है, म्यू नॉट एन आई बाय 2। वेल डन, वेरी गुड, फॉर्मूला तो याद करके आए, म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें गिवन है 2 टेस्ला। और देखो इन्होंने क्या बोला है, ऑल सोलिनॉइड्स आर आइडेंटिकल, दैट मींस म्यू नॉट एंड एन क्या रहने वाले हैं, सभी पी क्यू आर के लिए सेम रहेगा। बोलो हाँ कि ना। यस मैम। ठीक है, तो और अब यहाँ पे देखो आई, तो यहाँ पे दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की वजह से ही तो होगी। और यहाँ पे देखो एक एरो यहाँ लगाया हुआ है, दैट मीन्स करंट एंटर कर रहा है, करंट एग्जिट कर रहा है। पी पॉइंट पर इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो बन रही है 2 टेस्ला। ये सेल्फ अंडरस्टूड है, तो मैं डायग्राम देखो मैंने एकदम एक्यूरेट बनाया है। दैट मीन्स करंट इज एंटरिंग, करंट इज एग्जिटिंग। तो जो चीज एंटर कर रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला बना। तो यहाँ पे देखो जब करंट जाएगा ये बटेगा ना। अब दोनों अगर सेम सेम है तो यहाँ से करंट देखो, मैं म्यू नॉट को कांस्टेंट कर रही हूँ, म्यू नॉट एन को, तो करंट जब बटेगा वो आधा आधा बटेगा। बताओ
बिल्कुल Yes, ma'am. बराबर बराबर बटेगा। तो करंट बराबर बराबर बटेगा तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी आएगी करंट की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ Q इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ R, और PQ लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू R। ये तो होगा ही, क्योंकि Q के पास I भी सेम है और R के पास भी I सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स और म्यू नॉट तो दोनों के पास है ही सेम। अब ये देखो कि I कैसे डिवाइड होगा, भाई तुम्हारे पास यहाँ से 2 टेस्ला से ये I की वैल्यू कितनी निकाल लो तुम, देखो ऐसे कर लो तुम, यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कितना आ गया 2/μ0n, बोलो ठीक है, कितना आ गया I की वैल्यू 2/μ0n। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो Q की वजह से कितनी आएगी μ0n I, है ना, तो μ0n एज इट इज रख दिया। अब करंट तुम्हें पता है 2/μ0n है, तो बराबर बराबर बटेगा कितना 1/μ0n, यहाँ कितना बचेगा 1/μ0n। तो देखो यहाँ पे मैंने I की जगह क्या लिख दिया 1/μ0n, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आया 1 Q के पास, और R के पास भी कितना आएगा 1। तो दैट मीन्स देयर इज करंट जो है ऐसा बटा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी सेम बट गई, कितनी, इसके पास 1 टेस्ला और इसके पास 1 टेस्ला, ठीक है। देखो ध्यान से समझ आया। भाई करंट डिवाइड हुआ तो कैसे होगा करंट डिवाइड, भाई दोनों सेम सॉलिनॉइड है, तो दैट मीन्स डायरेक्टली देखो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है I पे, और तुम्हें पता है कि I सेम बटेगा क्योंकि सॉलिनॉइड के पास जो वायर है उनके पास में जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, सेम है, कितनी हो जाएगी 1 टेस्ला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कराएं। ये एक तुम्हारा वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये बनाया हुआ है डायग्राम, और इन्होंने बोला है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल अज्यूमिंग द वायर टू बी यूनिफॉर्म, मतलब वायर जो है यूनिफॉर्म है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बस इतना ही गिवन है क्वेश्चन में। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो लेंथ सबकी बराबर होगी, है ना। तो ये देखो, ये अगर मैं पॉइंट बी बनाती हूँ और ये पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पे ये सेंटर आएगा कहीं ना कहीं ए बी वायर के लिए, ठीक है। अब मैंने तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेट लाइन के लिए एक फॉर्मूला बताया था जो जिसमें हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के करते थे और एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे। तो देखो ये एंगल अगर बच्चों 60 डिग्री है और जब मैं इसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से कनेक्ट करूंगी तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे 30 ये भी 30 और ये भी 30, है ना, हाँ या ना। Yes, ma'am. वो वाला याद है, वो वाला फॉर्मूला कराया था जो सेंटर के लिए कराया था, जिसमें हम ये पॉइंट पी होता था जो हमें बिल्कुल सेंटर पे मिलता था, तो उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे और जो स्ट्रेट वायर्स हैं उनके एंडिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करते थे मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये एंगल आपके पास 30 है, ये एंगल 30 है, तो मुझे बताओ ये वाले एंगल्स कितने हो जाएंगे, ये पूरा एंगल कितने का बनेगा 60 का। Yes, ma'am. अच्छा टोटल तो 180 डिग्री का होता है और ये तुम्हारे पास -60 है तो 120 का बना ना, तो ये एंगल 60 और ये एंगल 60 है।
120 डिग्री तो बन गया ये, 30 30 60 60 तो 180 माइनस 60 तो 120 डिग्री, और ये 20 में से काटिएगा उसको 60 60 का बन गया। ठीक है, तभी 60 60 का तुम्हारे पास बन गया, यानी दिस एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पे देखो मेन जो अब तुम्हें रेफर के लिए करना है कि मैम ने कैसे रेफर कराया था, ये 60 हो गया। हमें यही एंगल्स लेने होते थे ना, θ1 और θ2। तो अभी आपके पास ए बी का आ गया, बी ऐसे B2C का आ जाएगा, ऐसे A2C का आ जाएगा। तो एक बार करो क्वेश्चन और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। देखो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें नहीं कराई गई है, बस तुम्हें वहां बैठ के पेपर में रेफरेंस लेना है, सोचना है। जीरो है क्या? जीरो है क्या? इस क्वेश्चन में टाइम लो, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इतनी जल्दी तो नहीं मैम होगा। जीरो है क्या? हाँ? नहीं, जीरो क्यों होगा? हर चीज में जीरो बना दो, कुछ भी ऐसा दिखे तो जीरो कर दो उसको। नहीं मैम, सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, लग तो रहा है। क्यों लग रहा है जीरो होगा? ऐसे ऐसे तुमने चलो करंट भी मान लिया कि यहाँ से वायर में करंट आ रहा है, ये करंट चला गया ऐसे, और ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और ये चला गया। की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटवर्ड्स आएगी, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड, भाई नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रहा ना, दोनों की वजह से सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रही है, कट तो वैसे ही नहीं रही। नहीं, नेट वैल्यू आएगी, डायरेक्शन से तुम्हें पता लग जाएगा। ए बी की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है ए बी की वजह से। यस मैम। अब एसी पे रखो अपना थंब, एसी पे थंब रख रहे हो तो अभी भी कैसे आ रही है? इनवर्ड। तो ऐसी तो ए बी में अगर सेम ही तो आएगा, ए बी पे भी तो। ए बी में ये से रखा तो ए बी के जो बाहर वाला पोर्शन है उसमें इनवर्ड है और बीच वाले पे आउटवर्ड है, और जब एसी में रखोगे तो उसमें इनवर्ड और बाहर वाले में आउटवर्ड। अच्छा हाँ भाई, डायरेक्शन से तो तुम आइडिया लगा सकते हो, पर नहीं, सॉल्व करो। जीरो नहीं है, डायरेक्शन से अपोजिट में है वैल्यू वो, बट जीरो नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड चेक करो अब। फिर भी मैं देख लेती हूँ। हाँ हाँ। हम्म, भाई इसमें भी ऐसे सही कह रहे हो, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये तो चलो फिर इसमें तो ये आसान हो गया, इसमें फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगी, है ना। ये अगर पॉइंट ओ सी है तो इसमें भी ये बराबर हो गई लाइंस, तो इसका तो आंसर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? जीरो हो गई। आसान हो गया ये डायरेक्शन की वजह से। ट्रू, मैग्नेटिक फील्ड इसकी कितनी आ रही है भाई? जीरो आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो अभी एक काम करते हैं, अब इसकी डायरेक्शन को ना उल्टा कर देते हैं। अब इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देते हैं, एक जगह देखना। A wire of length L is band in the form of triangle and carrying the current I. Find the magnetic field of the wire and the value of T. ठीक है, अब चलो इसको ना ऐसे कर लो, अब इसकी डायरेक्शन में उल्टी कर देती हूँ। इसका तो जीरो है, क्वेश्चन नंबर देखो 7 को रेफरेंस लो यहाँ से। ठीक है, मुझे क्या है, मैं तो अब डायरेक्शन से उल्टी कर दूंगी। तो ये ले लो, तो ये इसमें करंट ऐसे है। अब बताओ, इसमें करंट ऐसे है सेंटर पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल सेम चीज करो। तो इसलिए ना पहले ये सही कह रहे हैं, इसलिए हमेशा ना ऐसे सवालों में जो सिमेट्री बन रही हो ना, जहाँ पे सिमेट्री बने वहां पे पहले डायरेक्शंस लगा लो। कई बार देखो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा जेई में। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में ये ध्यान रखना, जहाँ सिमेट्री हो वहां पे पहले डायरेक्शन यूज करो। अब इसका आंसर बता दो मुझे कितना आ रहा है।
तो बच्चों अब इसमें तुम्हें ये वाला पॉइंट देखो, इसमें ओपी, ये पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, एबी में ये ओपी कितनी आएगी ना, ये डिस्टेंस ये कितनी बनेगी इसमें, ये सेंटर से ये बताओ। एंगल्स तो हमने बता दिए, अब आप हमें वो बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जल्दी करो। मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स होंगी तो एफएम से डिनोट करूंगी हमेशा। चलो मैं तुम्हें ये लेंथ बता दूं आसानी के लिए कितनी है, क्वेश्चन तो आगे का क्वेश्चन, ये तो ज्योमेट्री है, तो याद भी कर लो कि ये जो लेंथ होती है यहाँ से ये कितनी है। मान लो ये ओ से पी तक मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दिस लेंथ इज L/6√3। सारी ज्योमेट्रीज लगा लेना, निकालनी तो आई जाएगी तुम्हें। ये ये तुम्हारी परसेंट, देखो यहाँ पे बनाते हैं ज्योमेट्री, ध्यान से देखो। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है वैसे, बहुत बढ़िया। ये लेंथ एल, ये सेंटर से कटा तो L/2, ये L/2 है ना, तो ये तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है। और ऐसे ही यहाँ से ये एक लाइन आएगी और ऐसे ही ये, तो ये वाली तुम्हें बताना है कि कितनी है ये लाइन। कर लेना, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, दिस लेंथ विल कम्स आउट एल, ये कितनी थी हमारी ओ पी, तो ओपी विल कम्स आउट L/6√3। चलो अब आगे का करो, ये इतनी होती है, कर लेना अपने आप से, है ना, छोटा सा ही है। आगे का प्रोसेस करो मैग्नेटिक फील्ड का, स्क्रीन यहाँ रख दी, आइडिया ले लो। ये क्वेश्चन ना घर पे ट्राई करना, मैं भी एक दो क्वेश्चन और दे रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन और लिख लो। नंबर 8, ये बैठ के आज रात को ट्राई कर लेना, 2-4 सवाल, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये यहाँ पे करंट इस तरीके से कर रहा है, ये तुम्हारे पास एक वायर है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस देख लेना। ये 2 सेंटीमीटर की दूरी है और ये तुम्हारे पास ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी है। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्क्वायर लूप। ये वायर से लेके इसका डिस्टेंस 1 मीटर और ये 2 मीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेना लूप पे कितना है, ये 2 क्वेश्चंस कर लेना, है तो बहुत सारे पर क्या करें, किल्लत है। करो बैठ के, अभी कितना टाइम है, इतने सॉल्व करो।
इसका तो ये थोड़ी क्या होगा, बाप रे यार, आई अपॉन 4 पाई साइन 60 प्लस साइन 60 कितना आएगा, साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 प्लस √3/2 जो अभी हमने पहले के लिए निकाला था। तो म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स कितना आया है, एल यहाँ पे लगा देती हूँ 6√3, ये कितना हो गया बच्चों 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे कितना हो गया √3, तो एक की वजह से कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल 6 3 जा 18 हो गया ना, 6 18, तो ये आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4। अब कितने की वजह से निकालना है, एक वायर की वजह से आ गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कितने पे देख लो कितना आ गया 18 × 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल, कैंसिल करके देख लो कुछ चीज कट जाए तो ये तुम्हारा 2 पे और ये 9 पे है ना, अब तो शायद कुछ नहीं कटेगा, 9 3 जा, अच्छा सॉरी ये 4 नहीं होता है, आई एम सॉरी बच्चों, ये 2 होता है राइट। ये कितना हो गया तुम्हारा 9 3 जा 27 म्यू नॉट आई अपॉन 5L। तो दिस इज योर आंसर, कुछ नहीं करना था, यही चीज थी, आसान था ना। देखो पूरा मैंने तुम्हें यहाँ पे पूरा बता दिया था कि बच्चों ये ऐसे करना है, डिस्टेंस भी बता दी थी, तो फॉर्मूले में पुट करनी थी वैल्यूज। एक सेकेंड, ये अगर म्यू नॉट आई अपॉन आ गया, एक सेकेंड, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता तो मेरा आंसर कितना आएगा 4 पाई एल 18 पूछा, और ये आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेकंड क्वेश्चन कर लेना, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, जिसको चाहिए कि मैम क्वेश्चन भेज दो SC वर्मा के, तो मैं सेंड कर दूंगी। एक बार मैग्नेटिक मूवमेंट जरूर देख के चले जाना, उसके सवाल रह गए हमारे प्लीज, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जरूर देख लेना, वो टॉपिक थोड़ा सा रह गया है। जाएगा, पर तुम लोग अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी रखो। तुम क्या जेई के एक दिन पहले पढ़ोगे सारे जने हैं? नहीं मैम, मैं तो आज ही ज्वाइन हुआ हूं तो पूछ रहा था। SC वर्मा की बुक है तो SC वर्मा सॉल्व कर लेना, बहुत बेस्ट रहेगी, क्योंकि हम PYQs हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑल PYQs वी आर डन फ्रॉम दिस चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो अभी तुम्हारा क्या काम है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ अगर कल टेस्ट है तो। अब मैग्नेटिक मूवमेंट को पढ़ लेना, क्योंकि वही रहता है, बाकी तो